वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस अभी शाम का टाइम है क्या बोलूँ, रोज़ बात करती हूँ तो कई बार तो अटक ही जाती हूँ। शाम हो रही है अभी, तकरीबन 4:45 का टाइम है और मैं एक्चुअली एक शूट करने के लिए बैठ रही हूँ और मतलब एक प्रोफेशनल शूट है, एक वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बस उसी के लिए मैंने ईयरिंग वगैरह डाले हैं और वैसे भी मैं ईयरिंग बहुत कम डालती हूँ ड्यू टू मेरे कानों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये पहना है मैंने और ये एक लंबा ड्रेस है जो कि आगे से ओपन है और जिसमें यहाँ नेवल के पास से स्लिट है पूरा नीचे तक। काफ़ी अच्छा कुर्ता है जिसको मैंने ब्लैक लेगिंग्स के साथ पहना है। इसको प्लाजो के साथ भी पहना जा सकता है। और अगर इस चुन्नी की बात करूँ, इस चुन्नी की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो ये चुन्नी मेरी मतलब कुछ ऐसे सूट्स थे मेरे पास जिनकी चुन्नियाँ, मुझे होता है ना जो पंजाबी सूट होते हैं सलवार कुर्ते वाले पटियाला टाइप, उनकी किसी की चुन्नियाँ बड़ी सुंदर होती हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। कटवर्क है पूरा, आप देख सकते हो। तो ये ना सूट मेरे को जब बहुत छोटा हो गया था ना, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी मौसी की लड़की को, मतलब मेरे मामा की बेटी को मैंने अपने सूट्स दे दिए थे, लेकिन चुन्नी मेरे दिल से नहीं छूटी। तो ये मैं जब लास्ट टाइम मेरे वहाँ गई थी ना मायके, वहाँ कुछ कपड़े मेरे पड़े थे तो ये चुन्नी में ले आई थी, तो इसको इसके ऊपर कंबाइन किया। मेरे कपड़े काफ़ी टाइम तक अच्छे रहते हैं, पुराने कपड़े ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज पूरा दिन हम लोगों ने क्या किया, बस कुछ ना कुछ काम। और मैं बोलूँ ना आपको, आज लंच करते करते ही हमें 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 जैसे हो गए थे लंच करते करते। जी पाव भाजी बनने वाली है घर में, उसके लिए सारी तैयारी हो गई। मैंने नहाने से पहले जस्ट अभी मैं शार लेके आई हूँ, मेरा दूसरा वाला। जब मुझे कोई ऐसा स्पेशल शूट करना होता है तो मैं पहले शार ले लेती हूँ और मतलब जैसे ही शूट करने बैठते हूँ उससे जस्ट पहले शार लेती हूँ, जिससे थोड़ी फ्रेशनेस लगे। मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो नहाने से पहले ही मैंने पाव भाजी के लिए सब कुछ कट करके रख दिया है। और सुबह सुबह जो सूखे मटर होते हैं ना, हरे वाले, वो भी भिगो दिए हैं। मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करूँगी एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने मेरे हाथ की पाव भाजी खा ली ना, मतलब सॉरी वो तो मैं ज़रूर खिलाऊंगी कभी आपको। मेरे हाथ की जो रेसिपी है वो अगर आपने ट्राई की तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप हमेशा ज़िंदगी भर इस रेसिपी को ट्राई करते रहेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मतलब दावा है मेरा कि आप ऐसा करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सारी प्री कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है पाव भाजी के लिए, आपको भी पता है। लाइक सब चीज़ें काटनी पड़ती हैं, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, लहसुन, सब कुछ मैंने कट करके प्रिशा के साथ मिलकर रख दिया। प्रिशा भी जस्ट दूसरा शार लेने गई है, वो भी मेरे साथ कटिंग करवा रही थी, प्री कुकिंग करवा रही थी। तो चलिए फिर आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। मैं मेरा थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद शेयर होगी पाव भाजी की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। ये ब्लॉग पे आज आपको बहुत अमेजिंग रेसिपी देखने के लिए मिलेगी और अजान चल रही है, तो आपसे मैं थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ और आपको एक लुक दिखा देती हूँ खड़े होके। तो एक बार खड़े होके आपको दिखाना तो बनता है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आपने दिखाया ही नहीं कि टोटल आपका आउटफिट कैसा था। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लॉन्ग कुर्ती है और ये मैंने मिंत्र से मंगवाई थी, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, काफ़ी पुरानी है। तो ये देखिए स्लिट है, इसमें काफ़ी अच्छा कुर्ता है, बड़ा स्वीट सा ड्रेस है। और यहाँ पे मेरा शूट अब हो चुका है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं शूट करने जा रही हूँ, तो वो मेरा फिनिश हो गया। थका के बैठी हूँ, लगभग उस शूट को करते मुझे 1-1.25 घंटा जैसा हो गया था, तो थोड़ी सी थकान लग गई थी। तो मैंने कहा चलो आराम से बैठती हूँ। और नीचे बैठना हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और यही रीज़न है कि आपने अक्सर हम लोगों को नीचे बैठे देखा होगा। हम लोग नीचे बैठ के ही चाय पीते हैं, सब कुछ नीचे बैठ के ही करते हैं। और सच बोलूँ गाइज़, 2-3 दिन से पाँव मेरे ज़मीन पे नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग 1 लाख की फैमिली हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगैन, लव यू सो मच गाइज़। गाइस, तो जस्ट मेरा शूट अभी फिनिश हुआ, तो थोड़ी देर प्रिशा के साथ बैठी हुई थी। मैं थक गई थी, जब इस टाइप का कोई शूट करो तो काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है। लगभग मुझे कितना लग गया, 1 घंटा जैसा लग गया पूरा शूट करने में। चेहरे पे धूप आ रही है विंडो में से, अभी भी धूप है। और टाइम कितना हुआ प्रिशा, टाइम बताना। 5:30 पौने 6 में 10 कम, 6 में 6:10, मतलब अच्छा ओके, 5:45 हो रहा है। और आज प्रिशा ने ना एक्चुअली बहुत काम किया है, तो थोड़ी सी थक गई है। देखिए चुपचाप बैठी है, हाय कर लो, नहीं तो रोज आपको कैसे हंसती खेलती मिलती है, कूदता हुआ मिलता है। मेरा बाबू आज चुप शांत शांत है। क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है इसको, क्योंकि ना खेलते खेलते हाँ। जो मैंने वीडियो शूट किया है वो मैंने किया मेरे सनस्क्रीन का, क्योंकि कुछ लोग मुझे बार बार पूछते हैं आप कौन सा सनस्क्रीन लगाते हो दीदी, आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है अभी भी। तो मैं आपको बता दूं कि सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज, चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट बाय थिंग। और सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो घर या बाहर कहीं भी आप हैं ज़रूरी है लगाना, क्योंकि बाहर तो यूवी है और यूवी भी रेज
रेज हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं और घर में हमें जो है वो इफ़ेक्ट करता है। वाईफाई का रेडिएशन, मोबाइल, हम लोग मोबाइल पे होते हैं पूरा पूरा दिन। कौन ऐसा इंसान है जो मोबाइल पे नहीं होता होगा, सब मोबाइल पे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये वाला जो मेरा सनस्क्रीन है ये वाईफाई और ब्लू लाइट रेडिएशन प्रोटेक्शन है इसके अंदर, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर में वाईफाई भी है और मोबाइल पे भी मैं लगी रहती हूँ और लैपटॉप की स्क्रीन पे भी लगी रहती हूँ, तो बस इसीलिए ज़रूरी हो जाता है इस टाइप के सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो वीडियो अलग से बनाया तो अलग से आएगा। और साथ में एक शेयर किया है बहुत ज़बरदस्त वाला DIY जो मैं यूज़ करके बैठी हूँ राइट नाउ। तो जब भी वो वीडियो आएगा मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। उस वीडियो में जो मतलब आज मैंने वो वाली रेमेडी की है जो उस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखो कितना ग्लो कर रहा है स्किन, वो रेमेडी की है मैंने आज, और ऊपर से यही वाला सनस्क्रीन लगाया। हमेशा जब भी मैं आपके सामने आती हूँ दोपहर बाद तो हमेशा सनस्क्रीन स्किन पे होता है। इवन मॉर्निंग में भी जब मैं एक बात ले लेती हूँ तो एक औरत ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें किचन में काम करना होता है, उसमें गैस का वो लगता है, हमें हीट लगता है, और घर में ये वाली जो लाइट्स होती हैं कहते हैं कि इनसे भी हमारी स्किन डैमेज होती है, और वाईफाई से और मोबाइल वगैरह से तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है। ये ज़्यादातर लेडीज़ को पता ही नहीं होगा, तो आप मतलब मैं आपको बता देती हूँ बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आप लोग अभी से, आज से मेरे कहने पे सनस्क्रीन अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वो वीडियो नहीं आए तो वेट कीजिए, ये जो सनस्क्रीन है यही वाला आप लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत आपको हेल्प करेगा। गले को क्या हो गया। यहाँ देखिए चाय बन रही है, विवेक जी चाय रख के फास्ट करके गैस चले गए हैं कहीं पे। और यहाँ पे देखिए सब पाव भाजी के लिए मैंने सूखे वाले मटर भिगोए हैं, ये फ्रेश मटर हैं, और ये सब प्रिशा ने काटा है, मुझे बच्ची ने अभी काट के दिया है। आलू, गोभी, इसके अंदर क्या है, टमाटोज़, कैप्सिकम और प्याज सब कट करके रखा है प्रिशा ने। तो बस अभी शुरू करते हैं चाय पी के पाव भाजी बनाना। यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस पता है आपको, मैंने अवी को अपने हाथ से खिला दिया, तो फिर विवेक मेरे हाथ से खाने की ज़िद कर रहे हैं, प्रिशा मेरे हाथ से खाने की ज़िद कर रही है क्योंकि अवी को आज मैं अपने हाथों से बिस्किट खिला रही हूँ। आज ये खाने के लिए मना करा था, मैं कहा चल तुझे मम्मी अपने हाथ से खिलाएगी। और ये देखिए मैं बातों में इतनी बिजी हूँ और ये कुछ कह रहा है, और ये क्या कह रहा था पता है कि मम्मी तो कितनी प्यारी लग रही है आज। पता है जब बच्चों से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, बहुत खुशी होती है। और ये देखिए विवेक को आप देख रहे हो ना, बस चाय पीते टाइम इनका फ़ोन ऑन होता है। अभी ये राइट नाउ वीडियो कॉल पे हैं किसी फ्रेंड के साथ, और मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था ना मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर हम लोग सब बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हो और इनका फ़ोन चालू हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा ये क्या तरीका है यार, सबके साथ बैठो एंजॉय करो, ये कौन सी बात है। अब देखिए मैंने इनको डांटा ना तो ये आपकी तरफ देख के यही बोल रहे थे कि देखो मेरी बीवी मुझे डांट रही है। तो कोई बात नहीं यार, लेकिन हस्बैंड्स ने भी समझना चाहिए कि अगर फैमिली टाइम होता है उस टाइम पे फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड पे ज़रूर रख देना चाहिए। तो यहाँ हमारी चाय हो चुकी है, अब मैं आ रही हूँ पाव भाजी बनाने। तो आपको दिखाती हूँ, ये सूखे वाले हरे मटर हैं जो किराने पे मिलते हैं, वो सुबह से मैंने भिगो दिए थे, तो वो मैं उबलने के लिए रखूँगी। अब सारी चीज़ें क्या क्या रखूँगी ये देखिए, ये जो सब्जियाँ प्रिशा ने काटी थी ना, आलू, गोभी, मटर, सब कुछ मैं एक साथ डाल के ऑल टुगेदर धो रही हूँ एक बार, और मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। कुकर में डाल के सब कुछ रख दूंगी। तो ये सब्जियां मैं इसलिए धो रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर की हो गई हैं कटी हुई। गोभी है, मटर है और आलू हैं। तो आपने देखा ये सूखे वाले हरे मटर हैं जो मैंने अंदर डाल दिए हैं, जो भिगो दिए थे, और ये फ्रेश मटर हैं जो अब मैं डाल रही हूँ, और आलू और गोभी, ये 3 चीज़ें बस, फूल गोभी, हाँ कैबेज नहीं, 3 चीज़ें बस मैं इस तरह से बॉईल करती हूँ। और यहाँ तैयारी करके रखी है, टमाटर चॉप्ड हैं, कैप्सिकम चॉप्ड हैं, और मेरा चॉपर जो है ना मैनुअल, उसी में मैंने किया है, काम ईजी हो जाता है। तो आपने देख लिया मैं किस तरह से उबलने रख रही हूँ। बस ये 4-5 चीज़ें मैंने उबलने रखी हैं जो आपको दिखाई, और इसमें पानी डाल देना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा क्योंकि इसको बाद में हम क्रश करने वाले हैं, और सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल करना है। तो यहाँ मैं नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अब पानी देखिए कितना है, अंदाज़ा आपको आ गया होगा, बस इतना कि हमारा सब कुछ उबल जाए। और कम से कम 4 से 5 सीटी या 6 सीटी भी लगाएंगे क्योंकि हमें इसको बिल्कुल हलवा कर देना है, बाद में इसको पूरा घोट डालना है क्योंकि भाजी तभी बनती है ना जब पूरा घुट जाता है।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैप्सिकम प्रिशा ने चॉपर में ही की हैं। मैं सारा काम चॉपर में कर लेती हूँ क्योंकि पाव भाजी में तो ऐसे भी सब कुछ ज़्यादा क्रश किया हुआ चाहिए होता है, वो आपको पता ही है। और ये प्याज प्रिशा ने काट के रखी है, मुझे थोड़ी कम लग रही है, मैं थोड़ी सी भी ऐड करूँगी इसमें। लगभग 3 से 4 बड़े प्याज जाएंगे पाव भाजी में। और साइड पे मेरा वो उबल रहा है, तो यहाँ देखा तो प्रिशा ने सब कटिंग किया था, विवेक ने मटर छीलने में हेल्प की थी, तो वो सब सामान ऐसे ही पड़ा था। तो शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा सफाई हो जाए तो अच्छा लगता है, तो बस कुकर चढ़ा दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारी वगैरह विंडो वगैरह खोलने आई हूँ और थोड़ा सा सब ठीक कर दूँगी। ये सब ऐसे ही शाम को हो ही जाता है। बच्चों का स्कूल बैग आ चुका है क्योंकि दोपहर में अभी पढ़ाई करा था यहाँ बैठ के विवेक के साथ। रोज़ आजकल हम लोग उसको 1-1.5 घंटा पढ़ाते हैं और अभी तक एसी ऑन है, तो पहले तो मैं एसी बंद कर देती हूँ क्योंकि अब लेट इवनिंग होने लगा है। तो बस ऐसे ही मेरे काम चलते हैं, साथ साथ किचन का, साथ साथ थोड़ी सफाई। और यहाँ विवेक फिर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अब तो थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं निकलते। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि घर पे रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो ये देखिए मेरी इसमें 6 से मैंने 7 सीटियाँ लगाई हैं। और अब ये पाव भाजी क्रश करने वाला ये जो आता है ना मैनुअल, ये मैंने ले लिया है। और आप देखिए इससे पूरा मैं घोट डालूँगी, आराम से घोटना है इसको, पूरा हलवा जैसा कर देना है। तो भाजी इसी तरह से बनती है। और आपने देख ही लिया क्या क्या मैंने बॉईल किया। और जो ग्रीन मटर हैं जो मैंने सूखे वाले डाले हैं भिगो के, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरे के पूरे फ्रेश मटर डालें, लेकिन मुझे थोड़ा सा सूखे ग्रीन मटर का टेस्ट पाव भाजी में बहुत अच्छा लगता है। तो सूखे वाले हरे मटर और फ्रेश मटर दोनों ही मैंने डाले हैं, और आलू है और गोभी है। यहाँ मैंने लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से कूटा है इसके अंदर, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी ऐड नहीं करना है, तड़के में करना है। तो ये देखिए टमाटर मुझे कम लग रहे थे तो मैंने टोटल 3 टमाटर को चॉपर में ही डाल के कर लिया है। और चॉपर का फ़ायदा ये है कि सब चीज़ें एकदम ग्रेवी टाइप हो जाती है, तो भाजी में तो जितना ग्रेवी टाइप हो उतना अच्छा लगता है। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ फाइनली, तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या डालूंगी। सबसे पहले इसमें रिफाइंड ऑयल जाएगा, कोई भी जो आप कुकिंग ऑयल खाते हो, और पाव भाजी में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है पाव भाजी। तो इसमें सबसे पहले मैंने हींग डाल दिया है। इसके बाद में डायरेक्ट डालूंगी मैं हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने कूट के रखा हुआ है। और ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल इन द सेंस कि आप चाहो तो पेस्ट डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। जिंजर मैंने पाव भाजी में डाला ही नहीं है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये जब थोड़ा सा हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, तब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मुझे अभी कम लग रहे हैं तो थोड़े से मैं और चॉप करूँगी। ये जो प्रिशा ने करके रखे हुए ऑलरेडी, और थोड़े मैंने चॉप किए हैं। तो तकरीबन इसमें प्याज बहुत ज़्यादा पड़ती है भाजी में, तो ये लगभग समझ लो ना आप 3 से 4 बड़े प्याज हैं। तो इनको चॉपिंग किया है मैंने खूब अच्छे से, और आप देख रहे हो हल्के से पिंक हो गए हैं, काफ़ी देर फ्राई कर लिया है। वो इन बिटवीन मैंने आपको कैमरा ऑफ करके दिखाया नहीं है। तो ये अब पिंक हो गए हैं ना, फिर हमको ये टमाटर की ग्रेवी डाल देनी है जो हमने मतलब चॉप करके रखा है, ग्रेवी नहीं चॉप करके रखा है। और ये 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, इसमें टमाटर अच्छे लगते हैं, वैसे भी पाव भाजी में खटास होती है। थोड़ा नमक डालेंगे जिससे कि फटाफट से फ्राई हो जाएं, और लगातार इसको स्टर करते रहना है। और अब जब हमारे टमाटर थोड़े पक जाएंगे तो इसके अंदर कैप्सिकम्स को डालेंगे जो हमने अगेन चॉपर में चॉप की है। आप वैसे काट के डालेंगे ना तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आप ट्राई करके देखना मेरा एक टिप, ठीक है। लेकिन अगर आप चॉपर में चॉप करके डालेंगे ना फाइनली चॉप, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि वो घुट जाता है थोड़ा सा चॉपर में। और थोड़ा फिर ये वाला जो पाव भाजी जिससे मैंने क्रश किया था ना, उससे थोड़ा सा मैं इस तरह से क्रश कर दूँगी, तो वो सारा का सारा एक रस हो जाएगा। ये मैंने सलाद बनाई है, पाव भाजी के साथ सलाद बहुत अच्छी लगती है प्याज टमाटर की। और ये थोड़ा हरा धनिया मैं अंदर डाल रही हूँ, थोड़ा मैं गार्निश करूँगी। तो इसको अब मैं चला लूँगी एक बार अच्छी तरह से। और थोड़ा सा बटर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और थोड़ा मैं ऊपर से डालूंगी। आप लोग को ये हैवी लग सकता है देखने में कि दीदी ने तेल डाला बटर डाला, लेकिन यार ये पाव भाजी में बटर ना हो तो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा हल्दी डाल देना। अब यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी, मिर्ची पाउडर डालूंगी, तीखी मिर्ची डालूंगी। कश्मीरी मिर्ची आज मेरे घर में हो गई है ख़त्म, ये ट्रेजेडी हो गई है। तो आज बिना कश्मीरी मिर्च का पाव भाजी बनेगा, लेकिन बनेगा बहुत टेस्टी। और इसमें पाव भाजी मसाला बहुत ज़्यादा जाता है, आपने देखा मैंने मसाले कम डाले, पाव भाजी मसाला ही मेन मैंने ज़्यादा डाला है, 2 चम्मच बड़े भर के मैंने डाला है, आप समझ लो। और अब बस भाजी डाल देनी है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा मिर्ची का तड़का लगाया, तीखी मिर्ची का, क्योंकि कश्मीरी मिर्ची ख़त्म हो गई है। पाव भाजी में ना हमेशा ऊपर से ना कश्मीरी मिर्च का तड़का बहुत अच्छा लगता है, लाल रंग आ जाता है, लेकिन अभी है नहीं, मजबूरी में मैंने दूसरी वाली मिर्ची का लगा दिया है जिससे थोड़ा तो कलर क्रिएट हो यार। तो यहाँ देखिए मैंने बटर डाल दिया लास्ट में, और भाजी एकदम तैयार है। और कलर की ही थोड़ी सी कमी है क्योंकि कश्मीरी मिर्च घर में ख़त्म हो गई थी, मैं भूल गई थी मंगवाना। तो यहाँ है पाव भाजी तैयार, आ जाइए आप भी खा लीजिए। बहुत टेस्टी बनी थी, वॉइस ओवर बाद में हो रहा है। यहाँ पे प्रिशा सारे पाँव सेक रही है, कुछ लोग मिर्ची में भी सेकते हैं, लेकिन हम लोगों को सिंपल पसंद है, हम लोग ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते हैं। तो गाइज़ आ जाइए आप भी खा लीजिए, और फिर मिलती हूँ आपको आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। गाइज़ तो कर लिया हम लोगों ने डिनर, और डिनर करते करते हमें बज गए हैं 9 बजे हुए हैं।
तो बहुत अच्छी बनी थी पाव भाजी। सिर्फ एक ही कमी रह गई, आज मॉर्निंग में जब विवेक सब कुछ लेने गए थे ना पाव भाजी के लिए, तो मुझे बार बार पूछ रहे थे कोई चीज़ तो नहीं रह गई, कोई चीज़ तो नहीं रह गई। तब ध्यान ही नहीं आया बिल्कुल कि कश्मीरी मिर्च जो कि कलर वाली मिर्च होती है वो ख़त्म हो गई थी। और इतना सब कैसे एक साथ याद रखूँ यार, इतने सारे काम होते हैं, आपको भी पता है। तो मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया। बाकी सब मैंने मंगवा लिया, बटर से लेके कैप्सिकम, फूल गोभी, सब कुछ। पता नहीं मैं कैसे भूल गई कश्मीरी मिर्च। जब तक इसमें कश्मीरी मिर्च ना डले ना, वहां तक कलर क्रिएट नहीं होता। भाजी में कलर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा रेड कलर। आपने देखा होगा कि किसी ने मेरी पहली रेसिपी देखी हो ना, पाव भाजी की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आपने देखा होगा भाजी एकदम लाल लाल बनती है और ऊपर से जब कश्मीरी मिर्च का तड़का डालते हैं ना तो मस्त वाला कलर आता है, रेड वाला। तो वो ही नहीं थी बस, तो मैंने सिंपल मिर्ची का तड़का लगाया था, लेकिन टेस्ट वॉज सुपर्ब। टेस्ट वैसा ही था जो मेरे हाथ की भाजी बनती है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी बनी थी। इस रेसिपी से ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा आपको। मैंने नींबू डाला था, और भी कुछ चीज़ अगर रह गई होगी तो मैं बता दूंगी। और अब इस व्लॉग को मैं एंड करूंगी, लेकिन कल जब मैं इसको तड़का मारूंगी ना, क्योंकि मैंने बचा के रख दी है। जब भी हमारे यहाँ भाजी बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ भाजी बनती है ना तो नेक्स्ट डे के लिए ज़रूर रखी जाती है। जानबूझ के ज़्यादा उबलवाते हैं लोग मुझसे, क्योंकि पुरानी भाजी ज़्यादा टेस्टी लगती है। यानी कि आज की भाजी जब हम कल रख के दोबारा से तड़का लगाते हैं, जैसे राजमा, कड़ी, इन चीज़ों में भी अच्छा लगता है तड़का दोबारा से। तो इन लोगों ने मुझसे रखवा दिया है भाजी, तो कल मैं तड़का लगाऊंगी। तो कल मैं दुकान खुलेगी नीचे, तो वहाँ से मैं कश्मीरी मिर्च लेके आके फिर आपको फिर से दिखा दूंगी एक तड़का। तो मुझे आपसे थोड़ी सी बात भी करनी है, क्योंकि आज तक मैंने सबके बारे में बात की, कभी मेरे ससुर जी के बारे में बात नहीं की। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे ससुर जी के बारे में कभी भी बात नहीं हुई है। सिर्फ आपने उनकी तस्वीर देखी है मेरे घर में, और कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को। और सास के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, देवर के बारे में भी बता चुकी हूँ, ननद के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे, मतलब मैंने जब पूछा था ना कि आप चाहते हैं कि अभी मेरे ससुर जी के साथ रिलेशन मेरा कैसा था, विवेक का कैसा था, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ दीदी हमें जानना है कि आपके ससुर जी कैसे थे, कैसा रिश्ता था। तो मैं आपको बताती हूँ, वो मैं बोलूँ ना, मतलब भगवान के इंसान कह सकते हैं उनको। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग अब लिखेंगे आके कि सास हैं इसीलिए उनकी बुराई कर रही है और ससुर जी नहीं है इसलिए अच्छा बोल रही है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊं तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरे ससुर जी के साथ डिफरेंसेस हुए थे। बिकॉज हुआ यूँ था कि भाई एक नई लड़की दूसरे परिवार से आती है तो एकदम से एक्सेप्टेंस उनको नहीं आई, लेकिन कम से कम उन्होंने बाद में तो एक्सेप्ट किया, बाद में तो मुझे प्यार करना शुरू किया। मेरी सास तो वो भी नहीं कर पाई। जब शादी को तकरीबन 6-7 महीने, 8 महीने, साल हो गया था ना, तो वो मुझे, मतलब 6-7 महीने ही हुए थे तो मुझे प्यार करने लगे थे, वो काफ़ी प्यार करने लगे थे। और मैं बताऊं वो आज इस दुनिया में क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, कौन सी एज पे वो गए। वो थे आई थिंक 65 ईयर्स के, समथिंग 65। एक मिनट में बताती हूँ आपको। मैंने अभी विवेक को पूछा, 68 ईयर्स के थे जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा है। तो उनके साथ मेरे रिश्ते की कहानी ऐसी है, मेरी बता देती हूँ फिर विवेक की बताती हूँ। मेरे साथ वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मतलब होता है ना नई लड़की, तो सही सी बात है उनको इतना ज़्यादा मेरे लिए एक्सेप्टेंस नहीं था। थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़े टाइम में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और वो मुझे प्यार भी करने लगे थे। और बच्चों को भी मतलब बहुत प्यार करते थे। और विवेक तो उनकी जान, मतलब विवेक में जान बसी थी उनकी। आप मानेंगे, रात को जब विवेक ऑर्डर पे से कई बार लेट आते थे, क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो मैं तो सोती ही नहीं थी क्योंकि मैं वाइफ हूँ, तो मैं उनको फ़ोन करती रहती थी भाई 1 बजे 2 बजे, कई बार लेट नाइट्स आते थे। लेकिन वो भी अपने रूम में जागते रहते थे। उनकी मम्मी सो जाती थी लेकिन वो जागते रहते थे। तो वो एक दिन विवेक को बोले थे, जब उनकी डेथ हुई ना उसके थोड़े टाइम पहले ही बोले थे कि जैसे मैं जागता हूँ वैसे वो जागती है, और जैसे मैं तुम्हें फ़ोन करता रहता हूँ, जैसे एक वाइफ फ़ोन करती है ना अपने हस्बैंड को कि आप कहाँ हो, कैसे, उस तरह से वो फ़ोन किया करते थे। वो भी ऐसे ही फ़ोन करते थे, कहाँ हो तुम। हर आधे 1 घंटे पे उनका फ़ोन जाता था और मेरा भी जाता था। तो वो विवेक को बोले थे इस दुनिया को छोड़ने से पहले कि शी इज़ द परफेक्ट वुमन फॉर यू, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, उसी तरह से वो भी करती है। वो भी नहीं सोती जब तक तुम नहीं आते, जब तक विवेक घर पे नहीं आते। आज भी अगर ऑर्डर पे से नहीं आएंगे, चाहे 2 बजे तक नहीं आएंगे, मुझे नींद नहीं आती है। कुछ लेडीज़ होती हैं सो जाती हैं, मुझे नहीं आती। जब वो घर पर आ जाते हैं उसके बाद में ही मुझे नींद आती है।
तो ऐसा रिश्ता था उनका विवेक से। विवेक में उनकी जान बसी थी। छोटे बेटे को भी वो प्यार करते थे, ऐसा नहीं है, बेटी को भी करते थे, यानी मेरी ननद को, लेकिन विवेक के लिए तो उनको जान निकाल के रखने तैयार रहते थे वो। सच बता रही हूँ मैं। इनफैक्ट वो हमारे साथ रहना भी चाहते थे क्योंकि उनको विवेक से बहुत प्यार है इसीलिए। लेकिन मेरी सास नहीं रहना चाहती थी हमारे साथ। वहाँ तक वो मेरे साथ रहते थे, मतलब हम सब साथ में रहते थे। लेकिन जब वो बॉम्बे चले गए ना, तो उसके बाद भी मेरी सास तो नहीं आती थी, लेकिन वो मेरे पास आते थे 2 दिन 3 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन। गणपति फेस्टिवल होता था तब भी आते थे वो मेरे पास। मतलब सास नहीं आती थी तो भी अकेले भी मेरे पास रहने के लिए आते थे और अच्छी तरह से रह के जाते थे। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, आज भी मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो मुझे लास्ट में इतना प्यार करने लगे थे कि कौन सी दिसंबर की बात है ये, 2013 दिसंबर की। 2014 जनवरी में तो वो गुजर गए। तो 2013 दिसंबर की बात है। यहाँ गणपति का टेम्पल है मेरे घर के पास। तो हुआ यूँ था कि वहाँ पे कोई फंक्शन था गणपति टेम्पल में और डैडी वहाँ पे पहले से चले गए थे और उस दिन वहाँ पे ही डिनर था, लेकिन विवेक ऑर्डर पे गए थे, मैं और बच्चे घर पे थे। तो डैडी को ऐसा था कि रुचि आएगी बच्चों के साथ खाना खाने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं आई हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैंने जाने की कोशिश की बच्चों को लेके, लेकिन इतनी भीड़ थी मंदिर में कि मुझे बाहर से ही दर्शन करके आ जाना पड़ा। तो मुझे उनके डेथ के बाद ये बात पता चली। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि जब वो घर पे आए तो टिफ़िन लेके आए मेरे लिए और बच्चों के लिए। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जिनके घर पे वो टिफ़िन ढूंढ रहे थे, उन्होंने ये चीज़ भाभी ने मुझे बताई कि वो पूरे गली में, मतलब मंदिर की गली में सबके घरों में टिफ़िन पूछ रहे थे कि टिफ़िन दे दो मुझे रुचा के लिए। रुचा बोलते थे वो मुझे, एक्चुअली मेरा नाम रुचि है गाइस, लेकिन आज ये राज की बात मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे ससुर जी मुझे रुचा नाम से पुकारते थे और मेरी सास भी मुझे रुचा ही बोलती हैं। और विवेक, एक्चुअली हुआ यूँ था, मेरा नाम तो रुचि है लेकिन विवेक मुझे प्यार से रुचा बुलाया करते थे जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो इसीलिए इन लोगों के मुंह पे रुचा नाम चढ़ गया। तो पापा तो हमेशा मुझे रुचा 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 कहते थे। तो मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत सारे घरों में ढूंढते घूम रहे थे, जबकि उनसे चला नहीं जा रहा था। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वो हार्ट पेशेंट थे और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। तो मेरे लिए वो ढूंढते घूम रहे थे कि रुचा के लिए टिफ़िन दे दो, रुचा के लिए टिफ़िन दे दो, मुझे रुचा के लिए खाना लेके जाना है, मुझे रुचा के लिए खाना लेके जाना है। ये चीज़ मुझे उनके इस दुनिया से जाने के बाद पता चली, तब मेरी आँख में आंसू आ गए थे। बहुत दुख हुआ था कि मतलब वो लास्ट में मुझे इतना प्यार करने लगे थे, बहुत प्यार करने लगे थे। और उन्होंने मम्मी को भी समझाने की कोशिश की है। और कुछ चीज़ों के लिए, पता है, आप मानेंगे नहीं, इतने बड़े थे वो मुझसे, लेकिन जब मेरी सास ने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो विवेक और मुझे बहुत दिल को धक्का लगाई, तब उन्होंने फ़ोन करके भी बॉम्बे से हम लोगों को सॉरी बोला था। इतने बड़े थे तो भी, तब हमने उन्हें कहा भी था कि नहीं डैडी आप सॉरी मत बोलिए। लेकिन मुझे आज भी याद है जब उनकी डेथ हुई थी तो विवेक पागल जैसे हो गए थे। और अब मैं बताती हूँ इन बाप बेटे का रिलेशन कैसा था। पापा विवेक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और विवेक पापा को। और ये चीज़ मम्मी को भी पता है, मेरी सास को, कि विवेक का और पापा का रिश्ता ही अलग था। एक माँ जैसे होती है ना बच्चे के लिए, ऐसे मेरे ससुर थे विवेक के लिए। और विवेक उसकी बात बोलते हैं कि जब से पापा नहीं है ना, मतलब तो मुझे लगता है जैसे पापा की आत्मा तुझ में आ गई है, क्योंकि मैं भी उनकी उतनी ज़्यादा केयर करती हूँ जितना मेरे ससुर जी करते थे। तो बस इतना समझ लीजिए शॉर्ट में कि विवेक का और पापा का रिश्ता और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। और जब पापा गुजरे तो विवेक पागल जैसे हो चुके थे और वो संभाले नहीं संभल रहे थे। और इनका कहना है कि अगर उस वक्त रुचि तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं संभल नहीं पाता, क्योंकि अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मेरे ससुर को अटैक जो फर्स्ट आया था तब आया था जब वो 35 ईयर्स के थे सिर्फ, मेरे ससुर। और उनकी डेथ हुई है 68 ईयर्स पे। अचानक से उनको हार्ट अटैक आया था बॉम्बे में, वो वॉक करने गए हुए थे और वहीं वो गिर गए थे। और अचानक से हमारे पास खबर आई थी, और ये बात है 14 जनवरी 2014, यानी कि 14 जनवरी 2014। विवेक तो मतलब उनको संभालना मुश्किल था। और ऐसे थे मेरे ससुर जी, भी मेरे सास से डिफरेंस थे, वो थे, लेकिन उनके होते हुए भी मेरे ससुर ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता निभाया है। और जब वो मेरे पास रहने आते थे ना, तो उनको आदत थी, उनको चाय बहुत पीने की आदत थी, जैसे कि मैं पीती हूँ। तो सुबह में जब मैं उनको नाश्ता देती थी हमेशा 2 कप चाय देती थी। और पराठे उनको बहुत अच्छे लगते थे मेरे हाथ के। कुछ सब्जियाँ उन्हें मेरे हाथ की नहीं पसंद आती थी, मैं आपको सच्ची बता देती हूँ, क्योंकि वो महाराष्ट्रन हैं और मैं नॉर्थ इंडियन थी, तो मुझे इतनी ठीक से महाराष्ट्रन फूड नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो मेरे हाथ का खाना बहुत शौक से खाते थे। एक ने उनका फ़ोटो भी आगे रूम में लगाया हुआ है, आपने देखा ही होगा हमेशा।
और आज भी विवेक कभी भी अपसेट हो जाते हैं और अभी भी कभी भी अपसेट होकर रोने लग जाता है दादू के लिए। अच्छा वक्त बीता था उनके साथ, जितना भी बीता, काफ़ी साल वो साथ में रहे हैं हमारे, काफ़ी सालों तक रहे हैं। लेकिन फिर जब मेरी सास ने बोला कि तुम लोग अपना अलग घर ले लो, तो फिर हम लोगों को ये घर लेना पड़ा था। इसलिए वो मेरे फादर में अपने फादर को ढूंढा करते हैं और अपने पापा की तरह इज्जत करते हैं। तो बस ऐसा है, मुझे आगे रोना नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे ये व्लॉग एंड करती हूँ। और आज भी मुझे याद है जब उनकी डेथ हो गई थी, तो आई थिंक चौथे या पाँचवें दिन नीचे वो सब बैठ के भजन करते हैं ना, तो वो एक भजन है ना, वो गाना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, वो मुझे आज भी याद है। जब वो कुछ लोग गा रहे थे ना, तब मैं और विवेक फुट फुट के रो रहे थे पीछे बैठ के। आज भी मैं ये गाना कहीं सुन लूँ ना, भजन या गाना, तो मुझे डायरेक्ट डैडी की याद आती है। और मैं बोलूँ ना आपको, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो कि व्लॉग एंड करने से पहले बता देती हूँ। उनकी जो इज्जत थी ना इस समाज में, सलाम है, मतलब पूरा सिटी जानता है उनको। यानी कहते हैं ना कि कोई इंसान पैसा नहीं कमा पाया लेकिन उसने दुनिया भर की इज्जत कमाई, तो ही वॉज लाइक दैट। उन्होंने पैसा नहीं वो कमा पाए, वो क्योंकि उनको छल कपट से पैसा नहीं कमाना था, और हार्ट अटैक की वजह से उनका काम काफ़ी पहले छूट चुका था 35 ईयर्स में। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत जो बनाई थी ना सिटी में, श्री रामचंद्र उनका नाम था। उनके बेटे हैं तो हर कोई जानता है, अच्छा ये तो श्री रामचंद्र जी के बेटे हैं। इतना प्यारा नाम, जैसा नाम वैसा उनका काम था। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मुझे और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना और आपको भी नहीं करना। तो आप शायद समझ गए होंगे कैसा रिश्ता था मेरा और विवेक का। विवेक आज भी बहुत अपसेट होते हैं उनको याद करके, लेकिन फिर मैं उन्हें समझाती हूँ और बस ऐसे है, जो भी है आपको बता दिया। चलिए, लव यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर कल मैंने इसी भाजी को तड़का लगाया तो इसी व्लॉग में या तो साइड पे ऐड कर दूंगी या दूसरे व्लॉग में दिखा दूंगी। ओके, बाय।